हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम BASY निबंध तथा कथेतर गद्य तृतीय सत्र सेमिस्टर फर्स्ट इस प्रश्नपत्र के अंतर्गत लज्जा और ग्लानि इस निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो लज्जा और ग्लानि इस निबंध के निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय देखेंगे। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 में बस्ती जिले के ग्राम अगोना में हुआ। पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल कानूनगो थे। बालक रामचंद्र स्कूल में अंग्रेजी तथा घर पर मौलवी साहब से फारसी तथा उर्दू पढ़ते थे। मिडिल पास करने के बाद लंदन मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। शुक्ल जी के पिता फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय बाल्य जीवन से ही था, जो आगे जाकर शुक्ल जी ने भारतेंदु पर कई लेख और कविताएं लिखी। प्रेमघन, पंडित केदारनाथ पाठक और श्रीराम गरीब व्यक्तियों के श्रवण, स्मरण तथा दर्शन से उन्हें साहित्यिक प्रेरणा मिली है। शिक्षा प्राप्ति के बाद सन 1904 से 1908 तक ड्राइंग मास्टर के रूप में नौकरी की, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा निर्मित हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य करने काशी आए। इसी समय उनकी काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई, जहाँ पर वे जीवन पर्यंत रहे। शुक्ल जी का व्यक्तित्व एक सहृदय, विनोदी, साहित्य प्रेमी और संसार प्रेमी मनुष्य का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया। उनकी साहित्य साधना करीब 40 साल तक चलती रही, जिसमें कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद और निबंध आदि विधाओं का सृजन हुआ, जो हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाता है। समीक्षा कर्म को महत्व देकर हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया और हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की नींव डाली। वे एक साहित्यकार, संपादक, अनुवादक और प्रभावी अध्यापक भी थे। उनके साहित्य में गहरी पैठ, सुलझी बुद्धि और विचारों को बोधगम्य बनाने की सहज सरल प्रणाली ने हिंदी साहित्य की उच्च शिक्षा को दृढ़ता प्रदान की। तो इस तरह से शुक्ल जी एक श्रेष्ठतल सफल निबंधकार है। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्धता, विषय के अनुकूल उदाहरण आदि उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, काव्यशास्त्र से संबंधित और समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। तो इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी निबंधकार इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। शुक्ल जी का नाटक है पृथ्वीराज ए नाटक। कहानी 11 वर्ष का समय। निबंध कविता क्या है? चिंतामणि, त्रिवेणी, दुर्गावती और फ्रेडरिक पिनकॉट आदि। इनके लिखे हुए लेख भाषा का विस्तार, प्राचीन भारतवासियों का पहरावा, अपनी भाषा पर विचार इत्यादि। साथ ही इन्होंने मनोविकार संबंधी लेख, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, शोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या और भय और क्रोध आदि
से संबंधित लेख इन्होंने लिखे हैं, उन्हें मनोविकार संबंधी लेख कहा जाएगा। इनकी कविताएं हैं भारत और बसंत, मनोहर छटा, बसंत, देशद्रोही को द्रुतकार, शिशिर पथिक, हृदय का मधुर भार आदि। इस तरह से दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध के प्रमुख हस्ताक्षर है। मानव मन की गहराइयों में जाकर मनोविकारों का सूक्ष्म विश्लेषण करने में वे सिद्धहस्त है। उन्होंने प्रायः उन्हीं मनोविकारों पर निबंध लिखे हैं जो विभिन्न रसों के स्थायी या संचारी भाव है। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा निर्माण होने से हम बुरे समझे जाएंगे। मनुष्य का यह मनोभाव लज्जा कहलाता है। जो लोग कोई बुरा कहे या चाहे भला, इसकी परवाह नहीं करते, वे निर्लज्ज कहलाते हैं। जब अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से हमारी वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। जिनका अंतःकरण सत्वप्रधान, सात्विक, संस्कारी, उदार और कोमल भाव का होता है, वे ही ग्लानि का अनुभव करते हैं। ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। यह मानवीय चरित्र सुधार का द्वार भी है। उत्तम प्रकृति के मनुष्य ही अपनी गलती पर ग्लानि का अनुभव करते हैं और पश्चाताप की ग्लानि से वह नए सांचे में ढलने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो इस निबंध में समान प्रतीत होने वाले मनोभाव लज्जा और संकोच का भी सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है। लज्जा का एक हल्का रूप ही संकोच है। यह किसी काम को करने से पहले मनुष्य में निर्माण होता है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस पर केवल बाहरी प्रतिबंधों से प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, तो प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में ही होना चाहिए। संकोचशील का एक प्रधान अंक सदाचार और शिष्टाचार है। जिसमें शील संकोच नहीं, वह पूरा मनुष्य नहीं है। लज्जा या संकोच अगर मर्यादा से अधिक हो तो कभी कभी कष्ट उठाना पड़ता है। यह बात भी निबंधकार अपने निबंध के माध्यम से बताने लगे हैं। लज्जा या संकोच अधिक होने से स्वच्छंद बच्चे भीरू और शर्मीले होने का डर भी रहता है। अपनी त्रुटि, बेढंगापन और धृष्टता का पता पुरुषों को न चले, इसलिए स्त्रियों में लज्जा भाव अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसी के चलते समाज में लज्जा को स्त्रियों का स्वभाव या भूषण माना है। तो इस तरह से दोस्तों लज्जा और ग्लानि इस निबंध में निबंधकार शुरू में कहने लगे हैं कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही अधिक ध्यान रखते हैं, उतना ही अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर हम रखते हैं। लेखक कहने लगे हैं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी धड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ औरों के सामने जाते हैं। यहीं तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है, उनके आगे भी कोई काम करते हुए यह सोचकर कुछ आगा पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विधान का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते और साफ साफ कहते नहीं और भी न जाने क्या क्या नहीं करते। हम बुरे न समझे जाए, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही अधिक होगी, यह उतना ही लज्जाशील होगा।
लेखक इस तरह से लज्जा के बारे में विचार व्यक्त करते हुए निबंधकार कहने लगे हैं, कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह न करके जो काम किया करते हैं वे ही निर्लज्ज कहलाते हैं। निबंधकार कहने लगे हैं कि जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, धृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम नहीं जता नहीं सकते। अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता या प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने बुराई की है उसे देखते ही हमारी दशा इस तरह से होती है। निबंधकार कहने लगे हैं कि हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती है और हम उसमें समा जाते। और इस तरह से सारांश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमारी दशा इस तरह से बुरी हो जाती है। यह बात लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, त्रुटि या दोष हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरों के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने आचरण या परिस्थिति विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को दोषी समझे या आवश्यक नहीं, दूसरे हमें दोषी या बुरा समझता है या समझता होगा, वो आचरण लोगों को बुरा लगा करता है। जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घृणा किया करते हैं, यदि हम समझते हैं कि लज्जित होने के लिए लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या यह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निंदा करे, उपहास करे, छीछी करे, वे निंदा करे या न करे, उपासना करे या न करे, घृणा प्रकट करे या न करे, पर हम समझते हैं कि मधुशाला उनके पास है, वे उसका उपयोग करे या न करे। यह अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है, वह यदि 10 आदमियों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम अपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने लगेंगे। निबंधकार हमारी अवस्था को स्पष्ट करते हुए हमारी अवस्था किस तरह से होती है और यह बात निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। निबंधकार उदाहरण देने लगे हैं कि वन से लौटने पर रामचंद्र कैकई से मिले और राम ही मिलत कैकई हृदय बहुत संकुचानी, पर जब हम लक्ष्मण कैकई कहे पुनि पुनि मिले तो वह लज्जा से धस गई होगी। चित्रकूट में जब राम पहले कैकई से मिले होंगे तब उसकी क्या दशा हुई होगी। तो इस तरह से लेखक रामायण का उदाहरण देने लगे हैं। आगे लेखक निंदा, भय और लज्जा को लेकर स्पष्ट करने लगे हैं कि निंदा का भय लज्जा नहीं है, भय ही है। तो इस तरह से निंदा का जो भय है वह लज्जा नहीं है, वह भय ही है। और कई बातों का जिसमें लज्जा भी एक है। हमें निंदा का भय है, इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है, अपने कूड़ने, दुखी होने, लज्जित होने, हानि सहने इत्यादि का भय है। लेखक इस तरह से
विशुद्ध लज्जा को लेकर विचार व्यक्त करने लगे हैं कि विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरों की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों से जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। तो निबंधकार ग्लानि को लेकर चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों से जो शैथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। इसे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिसके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, जिनका हृदय कठोर होता है, जिनकी वृत्ति क्रूर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में निमग्न होते हैं। उन्हें सहने के लिए संसार में इतनी बाधाएं, इतनी कठिनाइयाँ, इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से इसकी भी न उतनी जरूरत रहती है न जगह। लेखक ग्लानि को लेकर कहने लगे हैं कि मन में ग्लानि आने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हो या परिचित समझे जाते हो उनका सामना हो। हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं। लेखक एक उदाहरण देने लगे हैं कि कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। ग्लानि होने के बाद लेखक कहने लगे हैं कि कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुनत जनक आगमन सब हरखे हु अवध समाज, पर गरई गलानी कुटिल कैकई। तो इस तरह से ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है वह अकेले में भी होता है और 10 आदमियों के सामने प्रकट भी किया जाता है। तो ग्लानि के बाद होने के बाद मनुष्य इस तरह से 1 या 10 आदमियों का फर्क उसको कुछ नहीं लगता। ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है, ऐसा निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। ग्लानि किसे होती है? तो अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है ग्लानि। हम बुरे हैं, जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए हम बुरे हैं दूसरों के काम में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है। लगे हैं कि अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझ रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी तो सकता है। निबंधकार आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि अपमान से जो ग्लानि होती है वह 2 भावों के आधार पर होती है। हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे हैं। इन दोनों भावों को भी कभी लोग बड़ी फुर्ती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव अधिकांश में अपनी असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव है। यह बात भी निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। हम इतने असमर्थ है कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं। इस भाव से निवृत्ति तो लोग चट अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वाले का अपमान करके कर लेते हैं। तो इस तरह से लेखक आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि रहा अपने दोष या बुराई का भाव, उससे छुटकारा लोग दोष देने वालों में दोष ढूंढकर कर लेते हैं। इस प्रकार अपने सामर्थ्य और दूसरे के दोष की भावना मन में कर वे अपनी तुच्छता और बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना खाली ही नहीं छोड़ते। तो इस तरह से ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, 1 की 10 सुनाने को सदा तैयार किस तरह से रहते हैं, यह बात भी लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। अपमान अकारण जब होता है तो किस तरह से मनुष्य को ग्लानि होती है। लोक मर्यादा की दृष्टि से हमको इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर सके। समाज में रहकर मान मर्यादा का भाव हम छोड़ नहीं सकते।
और इस तरह से सामर्थ्य का अभाव हमें खटक सकता है, उसको हमें ग्लानि हो सकती है कि लज्जा का एक हल्का रूप संकोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, फिर तो लज्जा ही लज्जा हाथ रह जाती है। निबंधकार शील संकोच को लेकर चर्चा करने लगे हैं। निबंधकार कहने लगे हैं कि जिसमें शील संकोच नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं। बाहरी प्रतिबंधों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता। उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें न करना चाहिए। तो प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। यह बात भी निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। निबंधकार आगे स्पष्ट करने लगे हैं। संकोच को लेकर निबंधकार चर्चा करने लगे हैं कि संकोच इस बात के ध्यान या आशंका से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को अप्रिय या बेढंग तो न लगेगा, उससे हमारी दुश्शीलता या धृष्टता तो न प्रकट होगी। इस बात का जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनका 10 आदमियों का साथ नहीं निभ सकता, और जिन्हें अत्यंत ध्यान रहता है उनके भी कामों में बाधा पड़ती है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार में व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके न बुरी लगे और न दूसरा उसकी हानि कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है, तो यह स्थिति व्यवहार बाधक है। यह बात भी लेखक निबंधकार इस निबंध में स्पष्ट करने लगे हैं। सारांश रूप में निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि जब हम समझते हैं कि दूसरों के हमारी बुराई, कमजोरी या दोष का पता चल गया है, तो यह भाव लज्जा का कारण बनता है। हम अपने को दोषी समझे या अवश्य नहीं, दूसरे हमें दोषी समझे यह भी आवश्यक नहीं, लेकिन जब हम समझते हैं कि दूसरे हमें दोषी समझेंगे तब वह लज्जा का कारण बनता है। अगर हमने किसी के साथ बुराई की है, वह आदमी कभी कहीं लोगों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमसे प्यार से बात करे और हमारा उपकार करने लगे तो हमें लज्जा होती है। वनवास से लौटने के बाद रामचंद्र जी जब कैकेयी से मिले तब कैकेयी को इसी तरह लज्जा का अनुभव हुआ था। यह बात निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। लज्जा के लक्षणों को लेकर निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि लज्जा के मारे लोग सिर ऊंचा नहीं करते, मुंह नहीं दिखाते, सामने नहीं आते, साफ साफ कहते नहीं, हमेशा काम करते समय यही सोचते रहते हैं कि कोई हमें बुरे न समझे। हमारी चेष्टाएं मंद पड़ जाती है, हम गड़ जाते हैं, यह चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते। तो इस तरह से निबंधकार ग्लानि को लेकर सारांश रूप में यह कहना चाहते हैं कि जब हम अपनी बुराई, मूर्खता, हीनता का अनुभव अपने आप करने लगते हैं तब वह मनोभाव ग्लानि कहलाता है। जिनका मन सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं, वे ही ग्लानि का अनुभव करते हैं। जिनका हृदय कठोर होता है, जो क्रूरी है, स्वार्थी है, उन्हें ग्लानि नहीं होती। हम अपना मुंह छिपाकर लज्जा से बच सकते हैं, लेकिन ग्लानि से नहीं। ग्लानि अंतःकरण शुद्ध का एक विधान है। यह बात निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। यह सच्चे सुधार का द्वार है। ग्लानि यह सच्चे सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं, जब तक हम यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। यह बात निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरों का भय हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं पर अपने से नहीं। जिनका मन अच्छा रहता है, ग्लानि उन्हीं को होती है। यह बात भी निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। बुराई से बचने वाले 3 मनोविकारों को लेकर भी निबंधकार ने चर्चा की है।
सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा और तामसी वृत्ति वालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं होती वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा नहीं है वे भय से काम करते हुए पीछे हटते हैं। यह बात निबंधकार इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण, असभ्य व्यवहार, मित्र के दूसरों के साथ मूर्खता की जो बातें करना, यह सब देखकर हमें भी लज्जा आती है, क्योंकि मानव लोकबद्ध प्राणी है। कोई बुरा प्रसंग हमारी जानकारी में हो या अनजाने में अगर हमारा नाम आ जाता है तो हमें लज्जा होती है। तो इस तरह से निबंधकार अपमान को लेकर स्पष्ट करने लगे हैं। कभी कभी अपमान से भी ग्लानि होती है। हमने ऐसा न किया होता तो हमारी यह गति होती। यह पश्चाताप भी ग्लानि है। संकोच को लेकर निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं कि लज्जा का एक हल्का रूप संकोच है। यह किसी काम को करने से पहले होता है। सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जा सकता है। लोग अपना रुपया मांगने में संकोच करते हैं, साफ साफ बात करने से संकोच करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारा काम किसी को अप्रिय न लगे, हमारी बुराई प्रकट न हो, तो ऐसी भावना से संकोच उत्पन्न होता है। लेकिन अधिक संकोच से भी कभी कभी हमें कष्ट किस तरह से उठाना पड़ता है, यह बात इस निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। इस तरह से सारांश रूप में ऐसे कहा जाएगा कि दूसरों के सामने हम बुरे समझे जाएंगे। मानव का यह मनोभाव लज्जा कहलाता है। कोई बुरा कहे चाहे भला, इसकी परवाह न करके जो काम करते हैं वे निर्लज्ज कहलाते हैं। तो इस तरह से लज्जा और ग्लानि इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने लज्जा और लज्जा के कारण, लज्जा के लक्षण, ग्लानि, संकोच और बुराई से बचने वाले मनोविकार, आशंका, किस तरह से अनिश्चयात्मक वृत्ति है, मनुष्य किस तरह से लोकबद्ध प्राणी है और लज्जा का एक हल्का रूप संकोच है। इन सारी बातों पर प्रकाश निबंधकार ने लज्जा और ग्लानि इस निबंध के द्वारा डाला है। धन्यवाद।